बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, जोड़ावाला के रिहायशी फैसलाबाद पुलिस से इंसाफ न मिलने पर मायूस हैं। जोड़ावाला के मायूस मकीनों ने वजीर आला हाउस लाहौर का रुख कर लिया। शहरियों का वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन के पुलिस के खिलाफ बैनर्स उठाकर नारेबाजी। वजीर आला से इंसाफ का मुतालबा भी कर दिया गया है। जड़ावाला के रिहायशी फैसलाबाद पुलिस से इंसाफ न मिलने पर मायूस हैं। जड़ावाला के मायूस मकीनों ने वजीर आला हाउस लाहौर का रुख कर लिया। शहरियों का वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन के पुलिस के खिलाफ बैनर्स उठाकर नारेबाजी। वजीर आला से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से आपको बताएं कि जड़ावाला के रिहायशी फैसलाबाद पुलिस से इंसाफ न मिलने पर मायूस हैं और जड़ावाला के मायूस मकीनों ने वजीर आला हाउस का रुख कर लिया है। जबकि वजीर आला हाउस लाहौर पर पहुंचने के बाद अब शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। बात करेंगे, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा क्या मायूसी है और क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जड़ावाला के नवाही इलाकों के मकीन फैसलाबाद पुलिस और उसके अफसरान से इंसाफ मिलने की उम्मीद ना होने पर मायूस होकर वज़ीर आला हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज के लिए पहुंच गए। 559 नगाहबे और उससे मुल्हिका इलाकों के मकीनों ने एहतजाजी बैनर्स भी उठा रखे थे और वज़ीर आला हाउस के बाहर उन्होंने फैसलाबाद पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुतासरीन का मुतालबा ये था कि 559 गाहबे में एक माह कबल नदीम वगैरह की जानिब से एक नौजवान उस्मान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। उसके मुलजमान पुलिस ने ताहाल गिरफ्तार नहीं किए। मुकदमा भी दर्ज करवाया गया और पुलिस को मुतअद्दिद बार मुलजमान की निशानदेही भी की गई, मगर जो पुलिस है लुंडियावाला थाना की, उनकी जानिब से मुलजमान को गिरफ्तार करने से गुरेज किया जा रहा है। इस तरह मुल्हिका इलाकों के जो मजीद मकीन थे उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया। वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करते हुए उनका मुतालबा ये था कि थाना सदर जड़ावाला के इलाका में एक गैंग मुतहरक है जो कि शहरियों को सरेआम लूट लेता है। घरों में दाखिल होकर हाउस रॉबरी, घर डकैती की जाती है, लोगों के घरों के ताले तोड़कर सामान चुरा लिया जाता है। पुलिस को भी मुतअद्दिद बार उस गैंग के हवाले से निशानदेही की दरख्वास्तें भी दी, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी दरख्वास्तें दी, मगर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सदर जड़ावाला पुलिस भी मुलजमान और गैंग को गिरफ्तार करने से गुरेज बरत रही है। जो लाहौर की मकामी पुलिस थी उसके अफसरान मौका पर पहुंचे हैं, उन्होंने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी किए हैं और फैसलाबाद के पुलिस हुकाम को इस हवाले से इतला भी दी है कि यह फैसलाबाद के अफसरान से मायूस होकर फैसलाबाद जड़ावाला के मकीन वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, जिस पर फैसलाबाद पुलिस के हुकाम की जानिब से ये इंदिया दिया गया है और ये यकीन दहानी करवाई गई है कि उनको फौरी तौर पर वापस फैसलाबाद भिजवाया जाए। आला हुकाम के सामने वो पेश होकर अपना मसला बयान करें, ना सिर्फ उनका मसला हल किया जाएगा और अगर किसी भी पुलिस एहलकार या ऑफिसर की इसमें गफलत सामने आई तो उसके खिलाफ। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में ओवरसीज पर दर्ज मुकदमा झूठा निकला। डीएसपी निशाताबाद और एसएचओ मिल्लर टाउन ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया। सिटी 41 ने इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। आपको बताएं कि फैसलाबाद में ओवरसीज पर दर्ज मुकदमा झूठा निकला। डीएसपी निशाताबाद और एसएचओ मिल्लत टाउन ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया। सिटी 41 ने इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली है। बात करेंगे, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा झूठे मुकदमे का इंदराज कैसे मुमकिन हुआ? जी बिल्कुल, ये एक माह कबल जो है ये वाकया सामने आया था जब 1 करोड़ रुपए रिश्वत के मुतालबे पर पुलिस एहलकारों में आपस में फूट पड़ी, तो ये खबर जो है फिर सबके सामने आई, जिसके बाद रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो RIB ने अपनी कानूनी कार्रवाई का आगाज किया था। अब इसमें RIB की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है, जिसकी कापी सिटी 41 ने भी हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक DSP निशाताबाद ने कैनेडा पलट शहरी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। ये बात इस रिपोर्ट में साबित की जा चुकी है। 41 की हासिल करदा रिपोर्ट में ये चीज भी दर्ज है कि DSP निशाताबाद ने तहरे कत्ल के मुलजिम और मुद्दई में सुलह के लिए 10 लाख रुपए एडवांस लिया था, जबकि सुलह जो है वो मुकम्मल ना हो सकी। सुलह पर बातचीत की जा रही थी और सुलह मुकम्मल ना हो सकी। मामला 10 लाख से बढ़ के 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था, जिसके बाद ये मामला पुलिस एहलकारों के दरमियान फूट पड़ने पर सामने आया था और अभी ये रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है RIB की जानिब से और RIB ने बाकायदा सिफारिश की है एसएचओ थाना मिल्लर टाउन, DSP निशाताबाद और एक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें ये बताया गया है कि 10 लाख रुपए DSP फयाज खान ने खाए, जबकि कैनेडा पलट शहरी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया ताकि मजीद रकम जो है वो उससे वसूल की जा सके। इस हवाले से अभी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। बाद से पर क्या कार्रवाई होगी DSP के खिलाफ या SSP के खिलाफ, ये अभी सामने आना बाकी है, जबकि रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी कि अगवा का झूठा मुकदमा कैनेडियन पलट शहरी के खिलाफ जो है वो DSP की इमाम पर जो है वो दर्ज करवाया गया, जिसमें SHO मिल्लर टाउन जो है वो भी मुलव्विस है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद मुलजिम नदीम पर तशद्दुद और जख्म लगाने का इल्जाम साबित हो गया। जख्मों पर नमक छिड़कने की तस्दीक के लिए नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। मामले को लेकर रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू की अदालत में पेश। मुलजिम ने डीएसपी हाफिज कामरान समेत दीगर अफराद पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। मुलजिम के जिस्म पर मुख्तलिफ अज़ा पर कुंद आला से जख्म लगाए गए थे। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू की अदालत में सरकार बनाम असगर अली कत्ल केस के हवाले से समाअत हो रही थी और इसमें मुलज़म नदीम जो कि डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद था, इसकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि डीएसपी हाफिज कामरान, जवेद हैदर चीमा और गुलाम मुस्तफ़ा गुजर की जानिब से जो है उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाद उसके ज़ख्मों पर जो था वो नमक छिड़का गया है। इस सिलसिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू की जानिब से DHQ अस्पताल मेडिकल बोर्ड को अहकाम जारी किए गए थे कि मेडिकल लीगल जो रिपोर्ट है मुलज़म नदीम से मुतल्लिक वो अदालत में पेश की जाए, जिसके बाद DHQ अस्पताल मेडिकल बोर्ड की जानिब से रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश कर दी गई है। इसमें जिक्र किया गया है कि जो कुंद आला है उसके साथ 15 ज़ख्म जो है वो मुलज़म नदीम के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जो है वो लगाए गए हैं और इसमें 1 सेंटीमीटर से लेकर 34 सेंटीमीटर तक के जख्म शामिल हैं। इतने गहरे और लंबे जो है वो जख्म लगाए गए हैं। इसके अलावा बहुत शुक्रिया आज़ादार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्मोग ने खतरे की घंटी बजा दी। सनतों के शहर में फिजाई आलूदगी की लपेट में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 पॉइंट की खतरनाक हद तक जा पहुंचा। आपको बताएं कि स्मोग ने खतरे की घंटी बजा दी है। सनतों का शहर इस वक्त सख्त फिजाई आलूदगी की लपेट में है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 पॉइंट्स की खतरनाक हद तक जा पहुंचा है, जबकि स्मोग ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर में लगी सनतों की चिमनियां स्याह धुआं उगलने लगी हैं। शहर के इर्द गिर्द ईंटों के भट्टे भी माहौलियाती आलूदगी की वजह करार दिए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा, इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 तक जा पहुंचा, इस वक्त क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? जी, इस हवाले से महकमों की जानिब से कोशिशें तो की जा रही हैं और दावे भी किए जा रहे हैं। महकमा माहौलियात हो, ज़िला इंतज़ामिया हो या इसके साथ साथ दीगर अलाइन डिपार्टमेंट, उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ जो फैक्ट्रियों की चिमनियाँ हैं वहाँ से उगलने वाले धुएँ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, तो इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो ट्रांसपोर्ट है उससे जो फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो रही है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। महकमा माहौलियात की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि फैसलाबाद में जो भट्टे हैं वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जाहिर कर रहा है उससे नज़र ये आ रहा है कि तमाम कोशिशें जो हैं वो सिर्फ कागजात की हद तक जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि फैसलाबाद में ना सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स कई दिनों से जो है वो बदतरीज उसमें इजाफा हो रहा है, बल्कि ये भी नज़र आ रहा है कि तेज़ हवाएं चलने के बावजूद दूसरे से तीसरे रोज़ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बिगाड़ पैदा हो जाता है। 150 अगर पॉइंट तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो इसका मतलब यह है कि वो अफराद जिनको सांस के मसाइल हैं उनके लिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक है। लेकिन इस वक्त जो एयर मैटर्स के दादोशुमार के मुताबिक 175 की शरह तक जा चुका है, ये आम शहरियों के लिए भी जो है वो नुकसानदेह है और इसका मतलब यह है कि जिस फिजा में हम इस वक्त मौजूद हैं इसमें छोटे ज़र्रात जो हैं ये फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ सांस के मसाइल का जो है वो बायस बन रहे हैं। इसमें ना सिर्फ फैसलाबाद में अभी ज़िग-ज़ैग भट्टे नहीं भी हैं तो उनको चलाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियां हैं उनको मिसफिट होने के बावजूद सड़कों पर लाया जा रहा है। फैसलाबाद में मौजूद 600 से ज़्यादा जो सनती यूनिट्स हैं उनके बॉयलर से भी जो है वो गंदा धुआं निकल रहा है और वहाँ पर गैर मेयारी जो ईंधन है उसका इस्तेमाल जारी है। इसके साथ साथ जो फसलों की बाकियात हैं और कचरा जलाने के अमल जो है वो भी जारी है, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हैं उस हद तक मौसर जो है वो साबित नहीं हो रही। जो दादोशुमार हैं तहकीकी साइट्स के मुताबिक इसमें 8% जो है वो भट्टा मालिकान और भट्टे जो है वो धुएं की वजह बन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। फैसलाबाद में गाड़ियों की इंस्पेक्शन के लिए जो है वो कोई भी इदारा फंक्शनल नज़र नहीं आ रहा। तो मजमूई तौर पर यह सूरत हाल है फैसलाबाद की और आने वाले दिन जो है वो मज़ीद खतरनाक इसलिए है कि दर्जा हरारत कम होगा, नमी का तनासुब बढ़ेगा जिससे स्मोक जो है वो छाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी के एतबार से खतरनाक तरीन शहरों के लिस्ट में शामिल हो चुका है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए धुआं छोड़ती गाड़ियों के चालान और जुर्माने करने का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकास से। जी वकास, बताइएगा, फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? पुलिस की जानिब से जो है एयर पोल्यूशन के हवाले से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DIG हेडक्वार्टर की जानिब से जारी करदा मरासले में ये कहा गया था
کہ تمام تر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف جو ہے کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ اگر دوسری طرف بات کی جائے ایئر پولوشن کے حوالے سے تو فیصل آباد اس وقت فضائی آلودگی کے حوالے سے جو ہے خطرناک ترین شہروں میں شامل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد ٹریفک پولیس کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 نومبر سے لے کے آج 8 نومبر تک ان 8 دنوں کی اگر بات کی جائے تو 2249 افراد کی گاڑیوں کے چالان کیے گئے، جن کی گاڑیاں دھواں چھوڑتے ہوئے شہر کی سڑکوں پر گشت کر رہی تھیں۔ اس حوالے سے ترجمان ٹریفک پولیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ کس قدر جرمانے کیے گئے شہریوں کو اور آئندہ یہ کمپین جو ہے یہ کب تک جاری رہے گی۔ اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے جرمانے 2249 افراد کے چالان 8 دن کے اندر کر دیے گئے، تو کیا سمجھتے ہیں کتنے جرمانے کیے گئے ان کو، اور آئندہ کیا لاہے عمل ٹریفک پولیس کی جانب سے خاص کر اپنایا جا رہا ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف؟ دیکھیں جی، سٹی ٹریفک پولیس کا ہمیشہ سے یہ موٹو رہا ہے کہ انسانی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اسموک کے حوالے سے جو کمپین پورے پنجاب میں چل رہی ہے تو سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد نے 7.5 لاکھ سے زائد جرمانے اس کمپین میں کیے ہیں، اور جتنے افراد کے خلاف کارروائی ہوئی وہ آپ نے بتایا، اور ہم شہریوں کو بھی یہ ہدایت کریں گے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو فٹ حالت میں رکھیں اور زائد دھواں دینے والی گاڑیوں 4 مہینوں میں فیصل آباد میں 28 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی شراب فروخت کی جا رہی تھی۔ شراب کی فروخت سے محکمہ ایکسائز کو 5 کروڑ 41 لاکھ روپے ٹیکس وصول ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ 4 مہینوں میں فیصل آباد میں 28 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی شراب فروخت ہوئی۔ شراب کی فروخت سے محکمہ ایکسائز کو 5 کروڑ 41 لاکھ روپے ٹیکس وصول ہوا۔ مزید جانیں گے عمیر عظمت سے۔ جی عمیر بتائیے گا۔ جی، فیصل آباد میں رواں مالی سال کے پہلے 4 مہینوں کے دوران 28 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی شراب فروخت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے غیر مسلموں کو پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا جو شراب ہے اس کو خرید سکتے ہیں اور وہ پی سکتے ہیں، جس کے لیے ہر پرمٹ پر ماہانہ بنیاد پر 6 بوتلیں خریداری کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے 28 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی شراب جو ہے یہ پہلے 4 مہینوں میں فروخت ہوئی ہے، جس سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو 5 کروڑ 41 روپے ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں ٹیکس کی وصولی ہوئی ہے، جبکہ جو غیر قانونی طور پر فروخت ہونے والی یعنی کہ جو جعلی شراب ہے یا پھر اسی طرح جو غیر قانونی طور پر شراب تیار اور فروخت کی جاتی ہے اس کے اعداد و شمار جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، غیر قانونی ہونے کی بنا پر اس کے اعداد و شمار۔ ٹھیک ہے عمیر، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 18 ہزاری میں FBR کے ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی شروع، اور اسسٹنٹ کمشنر سجاد محمود نے گزشتہ 8 سال سے ٹیکس ادا نہ کرنے والے ٹیکس ڈیفالٹرز کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ابو ترابی سے۔ جی ابو تراب بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں 18 ہزاری میں FBR ٹیکس ڈیفالٹرز کی شامت آ گئی ہے۔ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سجاد محمود بابر کی جانب سے ٹیکس ڈیفالٹرز کی جو ہے وہ لسٹیں مرتب کر لی گئی ہیں اور ان کے نوٹسز بھی نکالے جا چکے ہیں۔ میرے ساتھ سجاد محمود بابر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ٹیکس ڈیفالٹرز جو ہیں وہ عرصہ دراز سے ٹیکس نہیں دے رہے تھے، کیا میسیج دیں گے ان کو؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے جب سے چارج سنبھالا اور نئے آنے والے ADCR صاحب جاوا صاحب نے اس سلسلہ میں بہت سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ جتنے بھی ڈیفالٹر ہیں FBR کے 2012 سے ان کی لسٹیں مرتب کر لی ہیں، نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اگر وہ ڈیو ڈیٹ تک پیسے جمع نہیں کرواتے تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ نہ صرف FBR کے بلکہ جتنے بھی نادہندگان ہیں سب کے خلاف ہم کمر بستہ ہیں۔ آج بھی ڈی صاحب نے اور ADCR صاحب نے ریونیو کی میٹنگ کال کی ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں، ہماری فل تیاری، اور انشاءاللہ تعالی بہت اچھے رزلٹ آئیں گے اور کسی ڈیفالٹر کے ساتھ کوئی روایت نہیں برتی جائے گی۔ جی بالکل، دیکھیں AC 18 ہزاری جو ہیں وہ اس حوالے سے پرعزم ہیں کہ تحصیل 18 ہزاری کو ٹیکس ڈیفالٹر سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابو تراب، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت فنڈز کے صحیح استعمال کے لیے متحرک ہے۔ PND سالانہ ترقیاتی پروگرامز کا جائزہ لیا اور اجلاس میں فیصل آباد سمیت تمام ڈویژنز میں نئی اور جاری اسکیموں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ چیئرمین عبداللہ خان سنبل کی کمشنرز کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا، کون کون سی نئی اسکیمیں ہیں جو شامل کی جا رہی ہیں جو بریفنگ کا حصہ تھیں؟ جی بالکل، صوبہ بھر میں جاری شدہ فنڈز میں شفافیت اور فنڈز کا صحیح استعمال کے حوالے سے چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت پنجاب حکومت کے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021 اور 22 کے حوالے کا جائزہ اجلاس کیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصل آباد سمیت ہر ڈویژن کی سطح پر مختصر جاری شدہ بجٹ کے
استعمال کے تناظر اور ترقیاتی پروفائل کی حیثیت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نئی اسکیموں کی منظوری اور جاری اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ عبداللہ خان سنبل کا کہنا تھا کہ پروگرام کے فاسٹ ٹریک پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ فیصل آباد سے صوبہ بھر کے کمشنر کی طرف سے فیلڈ اسٹاف کے ساتھ باقاعدگی سے ADB اسکیمز کا جائزہ بھی لیا جائے اور اخراجات کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے مختصر رقوم کو 100% استعمال پر یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ مانیٹرنگ آف ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ڈیش بورڈ پر ڈیٹا اپڈیٹ کی ضمانت بھی دی جائے اور معیاری کام اور تیزی سے عمل درآمد کے حوالے سے مالی طور پر اچھی اور معروف فرموں ٹھیکوں داروں کی خدمات بھی حاصل کی جائیں۔ اجلاس میں متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی اور موقع پر چیئرمین PND کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں اس میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور فنڈز کے غلط استعمال پر بہت شکریہ عمران، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کسی بھی مشکل میں پھنسے شہریوں کی اب ہوگی بر وقت مدد۔ ناگہانی صورتحال کے دوران تنگ گلیوں، محلوں اور دیہاتوں میں پھنسے ہوئے شہریوں کو مدد پہنچے گی۔ ریسکیو جوان موٹر سائیکلوں پر۔ پنجاب حکومت نے ٹوبہ سمیت 4 تحصیلوں میں مزید موٹر سائیکلیں فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی پر بات کریں گے، مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مبشر، بتائیے گا یہ موٹر سائیکلیں کب تک فراہم کی جائیں گی؟ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ کی گلیوں، محلوں اور دیہاتوں میں رہنے والے افراد کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب انہیں کسی بھی ناگہانی صورتحال کے دوران بر وقت ریسکیو 1122 کی جو سروس ہے وہ میسر آ سکے گی۔ پنجاب حکومت نے ٹوبہ ٹیکسنگ میں مزید موٹر بائک جو ریسکیو سروس ہے اس کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے جو دفاتر ہیں وہاں پر مزید موٹر بائکس جو ہیں وہ بھجوائی جائیں گی۔ اس قسم کی یہ موٹر بائکس جو ہیں وہ جلد ہی ٹوبہ ٹیکسنگ میں پہنچا دی جائیں گی، جس کے بعد یہ ان بائکس پر جو ریسکیو کے نوجوان ہوں گے وہ گلیوں، محلوں اور دیہاتوں میں جا کر بر وقت جو لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ کسی بھی پریشانی میں گھرے ہوئے افراد کو بر وقت ریسکیو کیا جا سکے گا۔ اسی حوالے سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر افراد منیر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ بائکس جو ہیں ابھی کس طرح آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ مزید بائک آنے سے کس قسم کا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ موٹر بائک ایمبولینس سروسز کا بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ انعقاد ہو جائے گا اور پورے پنجاب میں ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی پنجاب کی طرح اس کا جو ہے ایک کمپلیٹ سروس کا انعقاد اور آغاز کر دیا جائے گا۔ فی الحال ہمارے پاس جو 11 موٹر بائک ایمبولینس سروسز اویلیبل ہیں، جس کو ہم نے مختلف کی پوائنٹس اور اپنے ولنریبل پوائنٹس، بلیک اسپاٹس کو ڈسکس کر کے سٹی کی پوائنٹس بنائے ہیں تاکہ ان گلیوں میں اور ان محلوں میں، ان ایریاز میں جہاں پہ ایمبولینس سروس کیا پہنچنا مشکل ہے یا دیر سے پہنچتی ہے، وہاں موٹر بائک ایمبولینس سروس جلدی سے پہنچ کر فرسٹ ایڈ کو اور یقینی بناتا ہے ان کی تمام ٹریٹمنٹ کو، ساتھ ہی اس کے پھر ایمبولینس سروس کو موو کروا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے کہ لوگوں تک بہت جلد اور ریپڈ جو رسپانس ہے ایمبولینس سروس کا وہ موٹر بائک کے تھرو پاسبل ہوا ہے۔ سر یہ بتائیے گا ابھی ان بائکس میں کس قسم کی جو ہے سہولت ہے، کس قسم کے جو مریض ہیں ان کو ہم بہتر علاج معالجہ فراہم کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ موٹر بائک ایمبولینس سروس میں سوائے کہ اس کو ایک شفٹنگ کے جو کہ ہمیں کسی بھی پوائنٹ سے انہیں DHQ یا THQ یا کسی ٹرشی کیئر ہاسپٹل میں دینی پڑے، اس کے علاوہ آن دا اسپاٹ تمام میڈیکل کی فیسلٹیز، فرسٹ ایڈ کی تمام وہ اکوپمنٹ اس موٹر بائک ایمبولینس سروس میں موجود ہے جو کہ کسی بھی فرسٹ ایڈ میں استعمال ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اچھا بالکل، ریسکیو کی یہ بائک جو ہے ان کے ذریعے ریسکیو کے جوان مبشر حسن نقوی بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنیوٹ ضلعی انتظامیہ کی غفلہ فیروز کالونی، قاسم ٹاؤن، خیرپورہ اور توحید آباد کے مکینوں کے لیے مشکلات کا سبب بننے لگی۔ نکاسی آب نہ ہونے سے گندا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، بتائیے گا مسائل کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاہور روڈ سے ملحقہ محلہ فیروز کالونی میں، اور یہ محلہ قاسم ٹاؤن، محلہ فیروز کالونی اور محلہ توحید آباد کا یہ علاقہ ہے، اور عرصہ دراز سے یہاں پر گندے پانی کے جوڑ بن چکے ہیں، جس کے باعث نہ صرف جو مکین ہے ان کا گزرنا محال ہو جاتا ہے، میرا کیمرہ مین علی زیبا کو دکھا بھی سکے تو لوگ جو ہے وہ کیسے اس گندے راستے سے گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گزرنا محال ہو چکی ہے، جبکہ مچھروں کی بہتات ہے، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں۔ کوئی اقدامات نہ تو منتخب عوامی نمائندوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی میونسپل انتظامیہ اس گندے پانی کی نکاسی کے لیے اور اس گندے جوڑ کو ختم کرنے کے لیے کوئی کر رہی ہے۔ اس وجہ سے کچھ علاقہ مکین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بجن بتائیے گا کہ یہاں پر گندا پانی جمع ہے، مچھروں کی بہتات ہے، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھائی ادھر جب بارش آتی ہے نا تو ادھر ہمارے بچوں کا داخلہ بالکل منع ہو جاتا ہے، ادھر گزرتے نہیں، بیماری ہے، ادھر ہم بہت پریشان ہیں۔ ہماری لہٰذا اپیل ہے حکومت سے کہ یہ ہماری یہ جگہ جو ہے یہ صاف کی جائے۔ ہاں جی بالکل، گندا پانی یہاں پر جمع ہے جس کے باعث علاقہ مکین شدید پریشان ہے، جس کے باعث مختلف بیماریاں بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، جنگ میں ضلعی انتظامیہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے متحرک ڈپٹی کمشنر شاہد عباس سویاں کی زیر سربراہی کرونا ویکسینیشن اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے بارے آگاہی واک۔
इसी पर बात करेंगे। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की सदारत कोरोना के हवाले से आगाही वॉक का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम जिला महकमों के सरबराहान ने शिरकत की है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल जारी है, जंग में इसके केसेस में कमी आई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जो कोविड की हमारी कैंपेन चल रही है, इस दफ़ा गवर्नमेंट एक स्पेशल कैंपेन रेड के नाम से शुरू की है, रीच एवरी डोर। हमने इसमें 146 मोबाइल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं और 73 हमारी फिक्स टीम्स हैं जो हमारी मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज़ पर मौजूद हैं। इसके तहत हमें टारगेट मिला था कि हमने फ़र्स्ट डोज 70% ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन जो हमारी 19 लाख है उसका करना है और 40% हमने सेकेंड डोज अचीव करनी है। तमाम टीमें फील्ड में हैं, हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी उनको चेक कर रहे हैं, हमारे एसी साहबान हम खुद उनको चेक कर रहे हैं और हमारी जो टारगेट है इंशाल्लाह हम उसको 17 तक इसको अचीव कर लेंगे। बाकी जो केसेस हैं वो कम हुए हैं, तमाम एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने ओपन कर दी हैं, मार्केट्स ओपन हैं। बाकी जो जिन पर रेस्ट्रिक्शंस थी, शादी हॉल थे, हमारे जलसे थे, जुलूस थे, वो सब पे रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं और एक हालात नॉर्मलाइज हो चुके हैं। बाकी वैक्सीनेशन का टारगेट इंशाल्लाह हम जो टारगेट डेट है 17 ऑफ नवंबर उस तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हेल्थ और शहरी मसाइल पर बनाई जाने वाली कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अद्वियात की बढ़ती कीमतों को काबू करने और इन पर सब्सिडी देने की अपील की गई है। मजीद जानते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में हेल्थ और शहरी मसाइल के ऊपर जो कायमा कमेटी बनाई गई है उसका आज मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ है। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। इंजीनियर आसिर मुनीर मौजूद हैं, उनके साथ साथ सिद्दे इदरीस साहब मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खुरम शहजाद साहब से कि वो शहरी मसाइल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। खुरम साहब ये बताइएगा कि उस्ता 2 साल से शहर फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई पैसे नहीं लगे, टूटी फूटी सड़कें हैं, सीवरेज के वो मसाइल सेम है। अब डोगर साहब FWMC के दोबारा से हेड कर रहे हैं उसको, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस वक्त इंतजामिया से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट ईयर मैं जब एग्जीक्यूटिव मेंबर बना तो मैंने अपने इधर सदर साहब को कहा कि हमारे शहर के बहुत सारे मसाइल हैं। उन्होंने शहरी मसाइल पर मुझे एक कमेटी दे दी। मैं 1 साल लास्ट ईयर पूरा इस पर हमने वर्किंग की, कोई काम नहीं हुआ। हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गए, यहाँ तक कि एक छोटा सा काम है कि जो 8 बाजार हैं उसके चिन्योट बाजार से लेकर रेल बाजार तक कारें 3-3 पार्क की जाती हैं, 2-2 भी नहीं, अब 3-3 हो रही हैं, उसको हम नहीं ख़त्म करवा सके। इसके अलावा जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं, मतलब कोई काम गवर्नमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। साहब आपके आए थे अभी रिसेंटली, उन्होंने पार्किंग प्लाजा मंजूर तो किया, उसके बहुत शुक्रिया शेराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कब बताएं, गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद में स्काउटिंग का तहरीरी टेस्ट 300 से ज्यादा स्काउट्स तलबा से कायद आजम और इल्लामा इकबाल बैचेस के लिए टेस्ट लिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे, जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तलबा की किरदार साजी के हवाले से अगर बात करें तो स्काउटिंग एक ऐसा विंग है जिसमें तलबा को ट्रेन किया जाता है, लाइफ स्किल सिखाई जाती हैं और इसी हवाले से आज गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद फैसलाबाद में ज़िला भर से बच्चों का स्काउटिंग का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें इल्लामा इकबाल और कायद आज़म के बैजेस जो हैं वो अता किए जाएंगे कामयाब होने वाले तलबा को। इस हवाले से सीओ एजुकेशन लेवल से बात करते हैं। सर बताइएगा कि 300 से ज़ायद तलबा और तालबात जो हैं वो आज स्काउटिंग का टेस्ट दे रहे हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से ट्रेन उनकी की जाती है और इसकी अहमियत के हवाले से बताएं कि जो बच्चे स्काउटिंग में आना चाहते हैं उनको किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो हमारा हर बच्चा जो है वो स्काउट्स के लिए अपने आप को पेश कर सकता है और उसकी फिर ट्रेनिंग्स भी होती हैं। इनके स्काउट्स कैंप मरी में होते हैं जिसमें हमारी तरफ से जो है 2 कैंप करवाए जाते हैं एवरी ईयर्स, और वहाँ से फिर बच्चे जो अपने इंटरेस्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं फिर इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो हैं उनमें से उनको गुजारा जाता है। जैसे आज ये हमारे कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद के अंदर बच्चों का स्काउटिंग का टेस्ट हो रहा है, जिसको इल्लामा इकबाल और कायद आज़म बैच लेवल का हम टेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपने कोर्सेज़ को आगे तो इस तरह से उनकी जो तरबियत है, उनकी ट्रेनिंग है वो बेहतर होती जाती है। तो आज के इस टेस्ट के हवाले से मैं उन तमाम बच्चों को, उन तमाम टीचर्स को अप्रिशिएट करूँगा
जो इस टेस्ट में अपने बच्चों को भी अपीयर करवा रहे हैं, उनकी उन्होंने तैयारी भी करवाई है। और मैं समझता हूं कि हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर स्काउट जो हैं, ये खास करके हमारे एजुकेशनल लेवल पे जो हैं वो बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जहां कहीं भी हमें स्काउट्स की ज़रूरत होती है, जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम उनको वहां खड़ा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में वर्ल्ड कप T20 सेमीफाइनल पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और मैच के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबल जो मैच होगा उसमें फैसलाबाद के लोग पुरजोश हैं। उनका ये कहना है कि बदला लेने का वक्त हुआ चाहता है। सेमीफाइनल 2010 में जिस तरीके से जो है वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया था, उसका बदला लेना है इस सेमीफाइनल में। कुछ प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और ये बदला लेने का वक्त आ गया है। एंड वी आल्सो सपोर्ट पाकिस्तान। जिस तरह चक्के लगे थे सईद अजमल को 2010 के सेमीफाइनल में, इंशाल्लाह जो वो भी तो फैसलाबाद का ही था, और इंशाल्लाह आसिफ अली इस टाइम जो नया बूम बूम है पाकिस्तान का, इंशाल्लाह वो ही इसका बदला लेंगे। बदला लेंगे जी। और मेरे साथ मौजूद है, आप क्या कहेंगे? बदला लेने का वक्त आ गया? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा बदला लेने का वक्त आ गया, तो इंशाल्लाह 12 तारीख को बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और आसिफ अली जो कि राइजिंग स्टार है पाकिस्तान के, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे खेलेंगे। और स्पेशली बाबर पाकिस्तान का। बाबर जान कहते हैं आप? जी, हम लोग बाबर जान कहते हैं शौक से, और हम लोग का सबका फेवरेट भी है। और बाबर जान के लिए आप क्या कहेंगे? बाबर जान कप्तान है, बाबर जान के लिए क्या कहेंगे? बाबर जान, आई लव यू बाबर। अरे क्या बात है, पसंद किया जा रहा है। और प्लेयर्स के लिए जो है वो बाबर को जो है आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।